तो एक बार स्वागत है सभी लोगों का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस मंच पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर रचित। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको लगातार करंट अफेयर्स और कई जीके के सब्जेक्ट को टीच करता हूं। इसी क्रम में आपने वर्ग 3 का नोटिफिकेशन देखा होगा, जिसमें आपको सोशल साइंस की आपको यूनिट देखने को मिलती होंगी, साथ साथ में साइंस के। तो सारे के सारे लेक्चर्स हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी क्रम में सोशल साइंस का यूनिट 19 का, है ना, जो कि इंडियन पॉलिटी पर पूरा आधारित है, उसको लेकर हम आपके लिए कंप्लीट लेक्चर सीरीज एक क्रैश कोर्स के साथ, जो कि आपको एग्जाम के आने से पहले पहले पूरा करा दिया जाएगा, जिसमें आपको गत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करके साथ साथ में जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है, जो कि आपका एक बदला हुआ पैटर्न है, उसके बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चंस को, सिलेबस को तरीके से उसका विश्लेषण किया गया। उसके बाद जो भी कंटेंट तैयार किया वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले और एक इफेक्टिव रहे और आप अपने एग्जाम में मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अपनी यूनिट का नाम है यूनिट 19। कौन सी यूनिट है? यूनिट 19, ठीक। और बेसिकली इस यूनिट का नाम है इंडियन पॉलिटी। क्या नाम इसका? इंडियन पॉलिटी, है ना। और हमारा इसका लेवल रहेगा, अपन क्लास 12th तक जो भी पॉलिटी रहती है, एनसीईआरटीज आपने बुक अगर देखी हो या पढ़ी हो, तो उसमें जो भी आपको तथ्य और कॉन्सेप्ट मिलते हैं, उसी के बेसिस पर सारा का सारा कंटेंट रहेगा। तो डरने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका ये एग्जाम में पूरा इफेक्टिव होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम रेलिवेंट है, सारी की सारी चीजों में ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यूनिट 19 जैसा कि आपको पता है इंडियन पॉलिटी पर पूरी की पूरी टिकी हुई है। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी यूनिट का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो आपने कभी ना कभी कंपटीशन की तैयारी में इसको थोड़ा बहुत तो कभी पढ़ाई होगा। अगर नहीं पढ़ा है, आप फ्रेशर हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग जीरो से करेंगे इसकी, ठीक है। और आपको एडवांस लेवल तक, जहां आपके एग्जाम वाले पहुंच नहीं सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी वहां तक आपको कवर कराया जाए, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी कुछ समझ नहीं आया, दोनों शब्द आपस में अलग अलग कैसे हैं या फिर दोनों सेम हैं, क्या है कुछ ऐसा, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, बिल्कुल शांति से और तसल्ली से इसको सुनना है, ठीक। और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आए दिन इसको बहुत सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अपनी आम भाषा में या बोलचाल में इसको संविधान कहते हैं, है ना। संविधान कहते हैं, संविधान। अब आपसे कोई पूछे संविधान क्या है, तो पहले मैं हिंदी में बता देता हूं और साथ साथ में इंग्लिश में भी बता दूंगा। तो संविधान की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, एक ऐसा दस्तावेज, मैंने क्या कहा, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी देश के शासन चलाने के लिए नियमों का संग्रह होता है, उसे अपन संविधान कहते हैं। यानी कि आसान शब्दों में समझे, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, डॉक्यूमेंट का एक कंपाइलेशन है, जिसमें सारे के सारे रूल्स को सेट किया गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज जो भी होते हैं एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंग्लिश में अपन कह सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज विच इज नेसेसरी, विच इज मैंडेटरी टू गवर्न एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आसान शब्दों में लिखना चाहें तो यह एक दस्तावेज है, यह एक दस्तावेज है जो कि नियमों का संग्रह होता है, जो कि नियमों का संग्रह होता है और किसी देश का शासन चलाने के लिए अनिवार्य होता है, शासन चलाने के लिए अनिवार्य होता है। अब आप कहेंगे सर क्या इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन और लिखित और अलिखित होता है, यानी कि इट कैन बी रिटन एंड अनरिटन।
ये दो टाइप का होता है। यानी कि इसको अगर एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट को बनाकर एक किताब के फॉर्म में इसको अगर तैयार किया जाए तो अपन इसको रिटन कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन वहीं इसके पेपर्स कुछ एक तरीके से सेट ना हो, है ना, कि जब कोई अपन ने देखा प्रॉब्लम आई अपने सामने, कोर्ट के सामने, कोर्ट ने नया रूल एंड रेगुलेशन बना दिया, तो हर बार नया नया कुछ बनता चला जाए, लेकिन एक प्रॉपर एक कोई बुक में इसको सेट ना किया जाए, तो उसको बोलते हैं अपन अलिखित संविधान, है ना। तो लिखित और अलिखित इस पैमाने पर अपन इसको बांट देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अलिखित संविधान का मतलब हो कि कहीं लिखा ही ना गया हो, लिखा तो है बट उसको एक तरीके से कंपाइलेशन नहीं किया गया उसका, है ना। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके सामने रख दी, उम्मीद करता हूं इससे आप समझ पाएंगे। अगर आगे चलें, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं, मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं दरअसल में आर्टिकल्स के साथ लिखी जाती हैं। उन बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए, मैंने क्या कहा फिर से सुनेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी जाती हैं, जो भी रूल्स लिखे जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अपन को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो भी एक अरेंजमेंट चाहिए होता है, जो भी एक सिस्टम चाहिए होता है, जो भी बॉडी चाहिए होती है, उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, उसको पॉलिटी या उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 17 में लिखा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि देश में छुआछूत नहीं की जाएगी। ऐसी बात लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कहने मात्र से इंप्लीमेंट हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो इसके लिए पुलिस देखरेख करेगी, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, फिर इसके लिए SC ST डिपार्टमेंट खड़ा किया जाएगा, है ना, जो नेशनल कमीशन होते हैं SC STs को लेकर। तो इसके अलावा अपन कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी जाती हैं उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जो भी बॉडीज चाहिए होती हैं, जो भी सिस्टम चाहिए होता है, उसको दरअसल में पॉलिटी कहते हैं। देखें आप ध्यान से, मैंने क्या कहा, पॉलिटी। पॉलिटी हिंदी में नाम इसका बड़ा सिंपल है, इसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था, है ना। एक राज्य को चलाने के लिए जो भी अपन को अरेंजमेंट करना होता है, राज्य व्यवस्था। यानी कि सीधी सी बात बोले, इट इज दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये प्रैक्टिकल फॉर्म है और कुछ भी नहीं है ये, है ना। आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी शब्द बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होते हैं कि अपन कोई कह रहा है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में थोड़ी सी एडिशनल चीजें आ जाती हैं, जैसे अपन मान के चले जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, है ना। इसके अलावा जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, जो भी इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा बॉडीज या उसको एक कवर अप करने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, उन सबको पॉलिटी में डाल देते हैं अपन, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया। अब क्वेश्चन इस बात का है, सर हम तो एक वर्ड का यूज और करते हैं, पॉलिटिक्स, एक वर्ड का यूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। जब आप MA करते हैं तो MA तो पॉलिटिकल साइंस से होती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है? तो थोड़ा इसको समझते हैं अपन तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन तो उम्मीद करते हैं समझ में आया हुआ, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इस रूल्स एंड रेगुलेशन को जब कहीं इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म तैयार होता है, उसको अपन पॉलिटी कहते हैं। वहीं एक शब्द नया आता है इसका, सुनेंगे आप ध्यान से, पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? तो बड़ा सिंपल है, अपन एक आम बोलचाल की भाषा में एक वर्ड का बहुत यूज करते हैं, पॉलिटिक्स। अपन कहते हैं कि देश में पॉलिटिक्स चल रही है, कोई पर्सन पॉलिटिक्स में घुस गया, है ना, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि हम सरकार के बारे में बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस होता ही यही है, द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि अपन कह सकते हैं सरकार का एक तरीके से जो तथ्यात्मक तरीका होता है उसको पढ़ने का, जो कि उसका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, एक सैद्धांतिक तरीका होता है, उसको अपन पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यानी कि अपन लिखें भाषा में, द स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं,
सरकार के क्रियाकलापों का सैद्धांतिक अध्ययन, एक सैद्धांतिक, जैसे अगर अपन बात करें कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक आपने एक पुस्तक सुनी होगी कभी ना कभी। असल में नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस ही रखा गया है। एक राजा को अपनी सरकार को चलाने के लिए क्या क्या उसके दायित्व होते हैं, उनका वर्णन मिलता है। वहीं अगर अपन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें थिंकर्स होते हैं, वो ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आपको अगर प्रजा के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है, या अपनी एक सरकार को मजबूत तरीके से चलाना है, या अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना है, देश का विकास करना है, तो आपकी जो भी सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार का एक तरीका है, जो रवैया है, जो उसमें ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए, उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उनका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको जिस बुक में डाला गया है, जिस साइंस में डाला गया है, उसको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस। यानी कि सीधी सी भाषा में बोले अपन, द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, द थ्योरेटिकल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एक प्रकार की स्टडी है, ये एक साइंस है। और वहीं अपन पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स, जहां भी वर्ड आ गया पॉलिटिक्स, अब क्या हो गया, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे आपने सुना होगा ना कि मैं समझाता हूं अभी आपको, ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपने सुना होगा कि राजनीति में कोई भाई नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, तो राजनीति होती है। कई आपने इतिहास में पढ़े हो, कई राजाओं ने अपने पिता को मारकर कुर्सी प्राप्त की है, भाइयों को मारा है ना। अशोक के बारे में सुना होगा, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त की है अपने प्रारंभिक जीवन में। लेकिन इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर वास्तविकता में पॉलिटिक्स करनी है तो इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। अब उनका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वही पॉलिटिक्स हो जाता है। जैसे अपन कहते हैं आए दिन कि पॉलिटिक्स से भैया कुछ भी हो जाता है, ये किसी के भले नहीं होते हैं, वोट के लिए कुछ भी करते हैं, तो दरअसल में वो एक पॉलिटिक्स है, वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। समझ पा रहे होगे बात को। और इसका जो थ्योरेटिकल फॉर्म होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। ये पॉलिटिक्स हो गया। अब अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो या पॉलिटी हो या पॉलिटिक्स हो, कुछ भी बना रहे हैं XYZ, सीधी सी बात बोले, ये नीतियां हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनके बेसिस पर अपने देश में कुछ बॉडीज काम करती हैं। तो मेरा अगला जो टॉपिक मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो बॉडीज है। तो एक प्यारी सी हेडिंग बनाएंगे, बॉडीज। इसको बोलेंगे निकाय। ये निकाय क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखो पहले सुनते हैं अपन। अगर बॉडीज की बात की जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरी होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और तीसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर से सुनेंगे मेरी बात को। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरी होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और तीसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी कि संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। अपन इसको समझते हैं थोड़ा लिखकर। पहली हेडिंग बनेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है इसको समझते हैं। ऐसी बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर से नहीं है, या बॉडी मतलब एक संस्था, अथॉरिटी है ना, किसी प्रकार की कोई एक निकाय से है जो कि किसी को रूल या गवर्न करने के लिए जो नेसेसरी होता है। ऐसी बॉडी जिनका वर्णन संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में है। मैंने क्या बोला? ऐसी बॉडी जिनका वर्णन संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में है और वो संविधान के नियमों और आदर्शों पर चलती हैं, ऐसी बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। तो इन सिंपल वे अपन कह सकते हैं दोज बॉडीज which are mentioned in constitution and works on the rules of constitution। यानी कि हिंदी वाले बच्चे सुनकर लिख लेंगे, ऐसे निकाय जो संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद में वर्णित हैं और संविधान के नियमों पर काम करते हैं। जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है जो कि देश की जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था को चलाती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 124 में है। आप कहेंगे हाँ सर है, तो
अब जब आर्टिकल 124 में इसका प्रोविजन किया गया तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के नियमों का उल्लंघन करेगी? नहीं करेगी, संविधान के नियमों पर काम करेगी। यानी कि सिंपल सी बात बोले कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल सबसे शानदार एग्जांपल लिख दिया मैंने आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा इसका एग्जांपल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, है ना। इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315, है ना। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये सारी की सारी बॉडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ना किसी आर्टिकल में लिखी हुई है। और मजे की बात यह, जब ये आर्टिकल में लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्शों पर चलेंगी। ऐसा तो नहीं कि संविधान के नियमों का उल्लंघन कर दे, बिल्कुल चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो कि पूरी अथॉरिटी होगी, जो पूरी एक जजों का एक बेंच होगी, वो ऐसा तो नहीं होगा कि संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका किसी ना किसी आर्टिकल में भी उसका जिक्र किया गया है, तो ऐसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, क्या सर हम जिस कोचिंग में पढ़ने आते हैं क्या वो कोचिंग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि कोचिंग का वर्णन संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आर्टिकल 24 के तहत एक फलानी कोचिंग होगी, लेकिन ऐसा जरूर लिखा है कि एज पर आर्टिकल 124 देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 हाईकोर्ट की बात कहता है, आर्टिकल 315 यूपीएससी की बात कहता है ना, 280 फाइनेंस कमीशन की बात कहता है। तो कहीं ना कहीं इनका वर्णन आर्टिकल्स में है, लेकिन कोचिंग का, आपके डीडी मॉल का, आपके बस स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का, है ना, एयरपोर्ट का, आपके घर का, मार्केट का, आपके स्कूल का, कॉलेज का वर्णन किसी आर्टिकल में नहीं है। तो आपका स्कूल, कॉलेज, घर, मकान, हॉस्पिटल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर वो क्या है जानते हैं अभी अपन, ठीक। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके जब अपन आगे चले, अगला अपना शब्द है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं असंवैधानिक। बड़ा स्पष्ट हो रहा है नाम से ही। अब बोलेंगे सर आप कैसे स्पष्ट हो रहा है, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको समझाता हूं। ऐसी बॉडीज, बात गहरी है लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ऐसी बॉडीज जो कि किसी आर्टिकल में वर्णित नहीं है, किसी आर्टिकल में वर्णित नहीं है और ना ही संविधान के नियमों पर काम करती है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, ऐसी बॉडीज या ऐसे निकाय जो संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखे हैं लेकिन संविधान के नियमों के खिलाफ काम करते हैं, ये ऐसी बॉडीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कोचिंग भी तो आर्टिकल में नहीं लिखी है, लेकिन कोचिंग संविधान के नियमों के खिलाफ काम नहीं कर सकती। समझे बात को आप? आपका घर, मार्केट, हॉस्पिटल, ये बेशक संविधान में लिखे हैं लेकिन संविधान के नियमों पर चलते हैं। ऐसा नहीं है आप वही चांटा मार देगा। समझे बात को? ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप तो डॉक्टर आपसे फीस ज्यादा लेगा, कोचिंग संस्थान अगर आप SC STs हैं तो फीस आपसे ज्यादा कम करेंगी, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हम सब लोग जो हैं बेशक संविधान में अपना कोई आर्टिकल लेकर नहीं बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपन संविधान के नियमों पर चलते हैं, है ना। अपनी दुकान होती है, जो शॉप होती है, संविधान में नहीं लिखा है कि आपकी किराना की दुकान होगी, लेकिन आपकी किराना की दुकान संविधान के नियमों पर चलेगी। रात के 10 बजे उसको बंद करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? आपको डस्टबिन रखनी पड़ेगी कचड़े के लिए। ये सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। अब लेकिन अपन बात तो कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो इसको समझते हैं। ऐसी बॉडीज, ऐसे निकाय जो संविधान में ना तो वर्णित हैं और ना संविधान के नियमों पर काम करते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन। समझ पा रहे बात को? जैसे आतंकवादी संगठन, जैसे डकैती संगठन, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, जैसे चोरी की जो एक संगठन काम करते हैं, है ना, जो रैंसम का काम करते हैं, जो फिरौती लेते हैं मर्डर करने का काम। संविधान लिखा थोड़ी है कहीं के गैम्बलिंग सेंटर होगा तो वहां पर जुआ खिलाया जाएगा। अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन क्या ये संविधान के नियमों पर काम करते हैं? क्या पुलिस इजाजत देती है इनको? क्या ये लीगल है? नहीं है।
तो इनको बोला जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। यानी कि सीधी सी बात बोले, ये संविधान के ना तो नियमों पर काम करती हैं और ना संविधान में इनके बारे में कहीं लिखा हुआ है। ऐसी बॉडीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। तो अपन लिखेंगे इसको, दोज बॉडीज, अब हिंदी वाले बच्चों को लिख दे रहे, ऐसे निकाय, ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान के ना तो किसी अनुच्छेद में है, संविधान के ना तो किसी अनुच्छेद में है और न ही संविधान के नियमों पर कार्य करते हैं, नियमों पर कार्य करते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल से एग्जाम्पल है आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन। मैंने क्या बोला, गैर कानूनी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर, गैर कानूनी यानी कि विदाउट लाइसेंस वाले जो हैं, गैर कानूनी वेश्यावृत्ति केंद्र, वेश्यावृत्ति केंद्र, ठीक है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग सेंटर, जुआ खिलाने वाले जो सेंटर होते हैं ना, जुआ केंद्र। डकैती संगठन, अब इनको संविधान इजाजत थोड़ी देता है, ये सब चोरी छुपे काम चलते हैं, पुलिस पकड़ लेती है जब पकड़ में आते हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, है ना। ये हर देश में होते हैं, इनका कोई उपाय नहीं है। ये ऐसे आवारा चीजें, आवारा तत्व जो कि हर कंट्री में आपको मिलेंगे। बस इतना जरूर हो सकता है कि अगर पुलिस एक्टिव ज्यादा है और अपना जो भी इसको काम करने के लिए जो भी अपने बॉडीज हैं वो एक्टिव रहेंगी, तो इनकी मात्रा या अपन इनकी जो भी उसको कम कर सकते हैं, है ना। जीरो करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, एक टास्क है, लेकिन इसको कम से कम किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब कहेंगे ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। ऐसे निकाय, सुन ले एक बार, ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन संविधान के नियमों पर काम करते हैं, उनको अपन बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर से सुनेंगे, दोज बॉडीज विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर्क्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी कि ऐसे निकाय जो ना तो संविधान के किसी आर्टिकल में लिखे हैं लेकिन संविधान के नियमों पर काम करते हैं। जैसे जैसे आपका बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं नहीं लिखा कि इस आर्टिकल के तहत एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, है ना। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे नीति आयोग, जैसे प्लानिंग कमीशन, इवन आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इनका जो किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान के नियमों पर काम करते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन वेलफेयर, एक समाज का कल्याण करना, है ना। तो उसके बेसिस पर इनको बनाया जाता है। तो अपन लिखेंगे अपन दोज बॉडीज विच आर नॉट mentioned in any of article of Indian Constitution, but they works on the rules of Constitution। कितनी सिंपल सी चीजें हैं सारी की सारी। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, नीति आयोग हो गया, जैसे नीति आयोग हो गया, आरबीआई हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, है ना, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, बहुत सारी संस्थाएं इस देश में, है ना। और भी लिखना चाहें तो और लिख लें, एफसीआई हो गया, ठीक, इसरो हो गया आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे इसमें आ गए। ये किसी आर्टिकल में लिखे हैं, लेकिन संविधान के नियमों पर काम करते हैं। जो भी गाइडलाइन जारी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो भी इसकी अथॉरिटीज होती हैं, उसको मानते हैं ये लोग। ठीक ठीक। और आतंकवादी संगठन थोड़ी मानेगा, सरकार के इसको हटाओ, कहां हट रहे हैं बने। तो जो नई बात मानेगा वो क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आप यहां तक समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहेंगे। ठीक। अब अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स जाने ले रहे हैं। पहले मेरी बात को आप सुनेंगे, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, हमें ये बातें पता होना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। नहीं पता है तो आप जान लीजिए। बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है, देखो आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गई। डॉक्यूमेंट है एक प्रकार का ये, जो कि एक सेट्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है टू गवर्न एनी कंट्री। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए। कोई पूछे हमारा संविधान लिखा कब गया था, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमारे संविधान को लिखने के लिए बैठकें लगाई गई, बहुत सारी बैठक हुई, है ना। तो अपना संविधान जब लिखा गया था, तो संविधान को लिखने के लिए एक पर्सन वहां सामने बैठा था। आपसे पूछा जाएगा अपने संविधान को लिखा किसने है, उसकी कैलीग्राफी किसने की है, तो इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण। सिंपल सा आंसर है इसका। सीधा पेपर में आएगा कि मूल संविधान जो अपना प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिखा किसने है, रिटन बाय, देन योर आंसर विल बी प्रेम बिहारी नारायण। और यहां तक आपसे ये भी पूछते हैं किस भाषा में लिखा है, इंग्लिश, और फॉन्ट कैसा है, इटैलिक फॉन्ट। आपने कभी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह यूज किया होगा, मोबाइल वगैरह, तो एक फॉन्ट होते हैं, कर्व लेके लिखे जाते हैं, इटैलिक, उस पैटर्न में लिखा हुआ है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा किसने अपनी हैंड राइटिंग में, तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा है। और बातें सुनेंगे आप। आपसे यहां तक ये भी पूछा जाएगा अपना जो मूल संविधान है उसमें पेजेस कितने हैं, तो 251 पेजेस हैं। 251 पेजेस वाज देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अपना इतना पुराना संविधान है, घर में कोई पुरानी किताब देख लेना 10 साल पहले की, उसके पेजेस पीले पड़ जाते हैं। भाई इतना पुराना संविधान कैसे सुरक्षित रहे। तो इस संविधान की किताब को पार्लियामेंट में एक लाइब्रेरी है, इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें एक केस रखा हुआ है, ब्रीफ केस, उसके अंदर एक गैस भरी हुई है, हीलियम गैस। उस हीलियम गैस के अंदर अपना जो मूल संविधान है उसमें रखा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारा मूल संविधान कहां रखा है, तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा पार्लियामेंट लाइब्रेरी इन हीलियम फिल्ड केस। किसमें रखा है, हीलियम फिल्ड केस में। और सुनेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा, हो सकता है आप सुनकर भी लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जब पेज खोला जाए तो इसके अंदर कुछ डिजाइन्स मिलती हैं हर पेज से किनारे पे। पूछा था ये डिजाइन किसने की, तो शांति निकेतन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसको डिजाइन किया है। इसके ऊपर एक अशोक का स्तंभ लगा हुआ है, अशोक एम्बलम लगा हुआ है। यहां तक ये भी पूछते हैं ये अशोक का स्तंभ जो है, इस अशोक के स्तंभ को लगाया किसने, बनाया किसने, तो इंदौर के एक व्यक्ति थे, फेमस पर्सनैलिटी, इनका नाम था दीनानाथ भार्गव। मैंने क्या बोला, दीनानाथ भार्गव, इनके द्वारा लगाया गया। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो 1,17,000 शब्द लगभग अपने संविधान में लिखे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1,17,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे ऊपर भी है, 300 के आसपास, लेकिन आप इसको एक मोटा मोटा रफली याद रखेंगे, 1,17,000 शब्द इसमें लिखे हुए हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा सर दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो बिल्कुल दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, एक यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है मोनाको। कौन सी कंट्री है, मोनाको। मोनाको कंट्री का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इसको बहुत कम शब्दों में लिखा गया है ना, लगभग 97 आर्टिकल्स हैं इसमें। अब ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो है, लेकिन सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान, ये तो आपको फैक्ट ना जाने कितने बार इसको टीचिंग के तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीटी बहुत बार पूछते हैं। सबसे कम आर्टिकल वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान, केवल 7 आर्टिकल लिखे हैं इसमें। कितने आर्टिकल लिखे हैं, केवल 7 आर्टिकल। तो इन बातों को अपन लिखते हैं, लिखो ध्यान से। देखो कोई पूछे संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था,
तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, हिंदी में लिख देता हूं ताकि दोनों बच्चे समझ पाए। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन, मैंने क्या बोला, कैबिनेट मिशन, आपने सबने पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन, योजना के तहत हुआ है, योजना के तहत हुआ है, अंग्रेज लेकर आए थे, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन तो कर लेंगे कि सर कैबिनेट मिशन आया कब था, तो वो भी याद रखेंगे, मार्च 1946, आई थिंक 24 ऑफ मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। इसी मिशन में एक प्लान आया था पूरा तैयार कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और सारी चीजें होंगी, उसके बेसिस पर संविधान का निर्माण होगा, है ना, के तहत हुआ। अब आपसे पूछेंगे कि जो संविधान है इसको बनने में समय कितना लगा, इसको ड्यूरेशन, इसको टाइम कितना लगा बनने में, तो बहुत सिंपल है, बच्चा बच्चा इसको रट के बैठा है, 2 वर्ष, 2 इयर्स, 11 माह, 11 मंथ, 18 दिन, 18 डेज, इतना इसमें समय लगा इसको लिखने। पूछाएगा रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया है, हैंड रिटन, ठीक है, अपनी राइटिंग में लिखा गया है। अच्छा, रिटर्न की दोनों स्पेलिंग नहीं, आप मुझे जज करो, आप सोचो सर ने गलत लिख दी, है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश उसमें अलग अलग रहती है दोनों। तो हैंड रिटन बाय आपसे पूछा जाएगा तो प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण। अच्छा, ये सक्सेना थे तो प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना भी कई किताब लिखा मिलेगा, नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, इनने लिखा है। पूछाएगा पेजेस कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप पेजेस भी याद रखेंगे, 251 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं, 251 पेजेस। वर्ड्स आपसे पूछेंगे तो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, 1,17,000, 1,17,000 शब्द अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे आप उसमें, है ना। अच्छा, जो मूल संविधान उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, वो तो लिख गया है, अब जो भी अपन अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, वो उसकी बहुत सारी अपने पास कॉपीज हैं उसमें कर देते हैं, है ना, और ओवरऑल उसको मान लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से आप, और से आगे आप लिखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके अपन। अब आपसे पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर एक अशोक का स्तंभ लगा हुआ है, इस पुस्तक पर अशोक का स्तंभ। पूछेंगे इसका डिजाइन किसने किया, इसका डिजाइन किसने दिया, तो डिजाइन भी याद रखेंगे। इंदौर के रहने वाले फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है दीनानाथ, दीनानाथ भार्गव, दीनानाथ भार्गव के द्वारा दिया गया है, दीनानाथ भार्गव के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था दरअसल में वो तो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया, तो वो भी आप याद रखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा तो कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कृष्ण वैद्य के द्वारा इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया। अच्छा हाँ, ये भी याद रखेंगे जो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा है, इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा है, इटैलिक। ठीक है, चलो, हिंदी ट्रांसलेशन कृष्ण वैद्य के द्वारा। और आपसे ये भी पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग लगी थी, वो कब लगी थी, पहली मीटिंग आपको याद रखना है, वो लगी थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग लगी थी। और आपसे पूछा जाएगा कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया है पूरा ओवरऑल, उसको B.R. अम्बेडकर को क्रेडिट जाता है, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। हालांकि मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसको आपको जब लास्ट कोर्स में, लास्ट में जब आप खत्म कराएंगे ना, इसको समाप्त कराएंगे, तभी 1-2 दिन में सारी चीज बता देंगे। उतने क्वेश्चन बनते नहीं है, टॉपिक ऐड तो डाला गया है, लेकिन मैं कराऊंगा इसको
लेकिन बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं उसमें, क्योंकि वो हिस्ट्री वाले सेक्शन में जुड़ जाता है वो हिस्सा, है ना। तो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 के इस दिन हुई थी पहली मीटिंग। अब आपको यह भी याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हो गया, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है वो कहां का है, इंडिया का। और दुनिया का सबसे छोटा पूछा जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट आपको याद रखना है कहां का है, मोनाको। और मोनाको यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ठीक है, मोनाको का है। इसमें 97 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं, लेकिन शब्द बहुत कम है। अपने में तो 1,17,000 शब्द है ना, तो काफी बड़ा हो जाता है। और कुछ बातें देखो, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। इसके आगे अपन चले हैं, अपन बखूबी तरीके से और देखते हैं बातों को, कुछ खास खास सी बातें। अपना संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो अपना तैयार हो चुका था फाइनली 26 नवंबर 1949 को, है ना। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में तो कई बार बताया, आपको बता देता हूं। आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रातों रात पाकिस्तान में चिनाब नदी, लाहौर में चिनाब नदी के रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था 26 जनवरी को। तो अपन ने जब फहराया था 1929-30 में, तो अपन ने उस दिन एक शपथ खाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि 26 जनवरी के दिन स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो इस स्वराज दिवस को याद रखने के लिए कि हम इसको हर साल मनाएंगे, तो इसको याद रखने के लिए अपन ने क्या किया, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो अपन ने ऐसा सोचा कि इसको अपन इसको लागू कब करेंगे, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो आपसे पूछेंगे कि अपना संविधान लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ इसका, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 के दिन अपने 16 आर्टिकल, कितने आर्टिकल, मैं आर्टिकल 16 की बात नहीं कर रहा हूं, 16 आर्टिकल, है ना, संख्या में 16 आर्टिकल इस दिन लागू कर दिए थे, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा उस समय जो मूल संविधान में टोटल कितने आर्टिकल थे, मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे मूल संविधान में, तो आपको याद रखना, सारी बातें आप याद रखेंगे। इसमें अनुसूचियां भी पूछते हैं, स्केड्यूल, अनुसूचियां, है ना, स्केड्यूल्स पूछते हैं, इसको इंग्लिश में स्केड्यूल बोलते हैं। इसके अलावा आपसे पार्ट भी पूछते हैं, भाग, और इसके अलावा आपसे क्या पूछते हैं, अनुच्छेद भी पूछते हैं, अनुच्छेद। अगर अपन स्केड्यूल्स की बात करें तो स्केड्यूल्स थी टोटल 8। पार्ट्स की बात करें तो उस समय पार्ट्स हुआ करते थे 22, और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद थे 395, ठीक है। लेकिन बट नाउ अगर वर्तमान में पूछे जाए, नाउ वर्तमान में पूछे जाए तो स्केड्यूल है 12, पार्ट्स हैं 25, और आर्टिकल की नंबरिंग तो अभी भी 395 ही है, लेकिन इनकी अगर बेसिक काउंटिंग की जाए ABCD करके इसके सब क्लॉजेस जुड़ जाते हैं तो लगभग 450 के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन नंबरिंग अभी भी 395 है ना। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना, ठीक। अब इसके बाद जो भी जानकारी है मैं आपको चाहता हूं सेकंड लेक्चर में प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि लेक्चर ऑलमोस्ट काफी आपके लिए थोड़ा सा इसको टास्क हो जाएगा। तो आप, क्योंकि एक दिमाग की ताकत भी होती है, आप कितना उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यही रोकता हूं। आगे की बातें अपने कौन सी स्केड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से पार्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया है, आपके एग्जाम होने तक मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो आपको इसके प्रॉपर तरीके से आपको उसको लिखना है, क्योंकि आप रिवाइज कर पाए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बदला हुआ है, तो मार्केट में कंटेंट इसका बड़ा टास्क है मिल पाना आप लोगों को। काफी मेहनत के बाद इसको जुटाया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये बेकार ना जाए, आपके भविष्य को कायम करे, है ना, और आप आगे बुलंदियों को छुए, और हमारा, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, संस्था का, हर जगह का नाम रोशन करें, ताकि नए विद्यार्थियों को भी ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नाइस टू मीट यू, हर बार की तरह नाइस टू मीटिंग यू। हैव अ गुड डे। और अजय आप रात में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हैव अ गुड नाइट, है ना। और इसके साथ बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।